डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th के बायोलॉजी विषय के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले जो हम लोग टॉपिक पढ़ चुके हैं वो कोशिकांगों के अंतर्गत एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, उनके कार्यों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अगली जो कोशिकांग होगी वो होगी माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया, ठीक है, इसका नाम किसने रखा, ठीक है, तो देखेंगे खोजकर्ता। माइटोकॉन्ड्रिया का सर्वप्रथम खोज पोलिकर नामक वैज्ञानिक 1880 ईस्वी में किया था। वो वे कीटों के रेखित पेशियों में सर्वप्रथम देखा था। पोलिकर नामक वैज्ञानिक 1880 ईस्वी में कीटों के रेखित पेशियों में सर्वप्रथम देखा था। बाद में अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने 1890 ईस्वी में इसका नाम बायोप्लास्ट रखा। बाद में अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने 1890 ईस्वी में इसका नाम बायोप्लास्ट रखा। फिर बाद में देखेंगे सी वेंडा नामक वैज्ञानिक जो है 1898 ईस्वी में सी वेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। इस प्रकार जो सी वेंडा माइटोकॉन्ड्रिया नाम रखा उसी नाम से आज भी ये फेमस है, ठीक है। तो ये खोज करता हुआ अब इनकी संरचना के बारे में जानेंगे कि संरचना कैसी होती है। देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में जानेंगे। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से कोशिका को देखा जाता है, कोशिका के साइटोप्लाज्म में तंतुओं के समान अथवा छड़ के आकार या गोलाकार संरचनाएं अनेक प्रकार की दिखाई देती है साइटोप्लाज्म में। उसी को हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, पूर्ण विकसित होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, अनुपस्थित होता है, ठीक है। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया को जब सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, तो इस प्रकार का फिगर अगर देखा जाए तो इस प्रकार का फिगर है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का एलएस है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, ये अनुदैर्घ्य काट है। जब माइटोकॉन्ड्रिया को अगर अनुदैर्घ्य काट काटा जाए, देखा जाए तो इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी। तो यहाँ पर हम केवल इसका अनुदैर्घ्य काट का ही फिगर बनाए हैं, ठीक है। चलिए देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है यह दो आवरण से घिरी हुई एक कोशिकांग होता है, दो परतों से मिलकर बनी हुई एक कोशिकांग होता है, जिसमें बाहर की जो परत होता है उसे हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है, या बाह्य झिल्ली कहते हैं, ठीक है। बाह्य झिल्ली जो होता है स्मूथ होता है, चिकना होता है, ठीक है। और उसके अंदर वाला एक और झिल्ली होता है, उसको हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन जो होता है जगह जगह पर अंदर की ओर धंसा हुआ या उंगलियों के समान अंदर की ओर प्रवर्धक निकला होता है या धंसा हुआ दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे देखिए, उंगलियों के समान अंदर की ओर क्या होता है, जो इनर मेम्ब्रेन है वो धंसा होता है, ठीक है। इन दो मेम्ब्रेन के बनने के कारण दो कक्ष बन जाते हैं या दो चेंबर का निर्माण होता है। देखेंगे, ये जो चेंबर है, इन दोनों झिल्लियों के मध्य एक चेंबर बनता है। उस चेंबर को हम कहते हैं आउटर चेंबर कहते हैं, या इसको बाह्य कक्ष कहते हैं, ठीक है। फिर अंदर के झिल्ली के द्वारा अंदर भी एक कक्ष का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इनर चेंबर कहते हैं। इस प्रकार दो मेम्ब्रेन भी होते हैं और दो चेंबर भी होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और चेंबर भी जो होते हैं आउटर चेंबर और इनर चेंबर होते हैं, ठीक है। देखेंगे कि जो इनर मेम्ब्रेन है अंदर की ओर धस कर उंगलियों के समान उभार निकला होता है या प्रवर्धक निकला होता है। इस उंगलियों के समान निकले हुए प्रवर्धक को हम क्रिस्टी कहते हैं। ये रहा क्रिस्टी, ठीक है।
उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। जो उंगलियों के समान प्रवर्धक है, निकला हुआ है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, इन्हीं क्रिस्टी में देखेंगे, क्रिस्टी पर जगह जगह पर असंख्य, ठीक है, टेनिस के रैकेट के समान गोल गोल कणनुमा संरचना दिखाई देता है। ये रहा, इस कोण को हम FN कण भी कहते हैं या FN पार्टिकल कहते हैं, या इसको ऑक्सीसोम भी कहा जाता है। ऑक्सीसोम या FN कण कहते हैं या FN पार्टिकल कहते हैं। इसी FN कण में, ठीक है, एंजाइम्स पाए जाते हैं, रिस्पायरेटरी एंजाइम्स होते हैं। और यही एंजाइम्स जो है जब कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसको तोड़कर ऊर्जा का निर्माण करते हैं, और यह ऊर्जा जो है ATP के रूप में बनता है। ATP के रूप में बनता है, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा बनती है। ठीक है, जो इनर चेंबर होता है, इनर चेंबर में पदार्थ भरे होते हैं, कुछ द्रव्य भरे होते हैं। उन द्रव्य को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें तरल पदार्थ भरे होते हैं। जो इनर चेंबर होता है, जो आंतरिक कक्ष होता है, उसमें कुछ पदार्थ भरे होते हैं। उस पदार्थ को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। और इन्हीं मैट्रिक्स में देखेंगे कि एक जगह जो है पतले सूत्रनुमा संरचना आपस में उलझी हुई दिखाई देती है, जिसे DNA कहते हैं। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाने वाले DNA को mDNA कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल DNA कहा जाता है। ठीक है, DNA का पूरा नाम मालूम भी होगा आप लोगों को, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें देखेंगे कि जगह जगह पर, ठीक है, जगह जगह पर छोटे छोटे कणनुमा संरचना मैट्रिक्स में दिखाई देते हैं। इन छोटे छोटे कणनुमा संरचना को हम क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। ठीक है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम पाया जाता है वो 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। कौन सा होता है, 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स में पाए जाने वाले जो छोटे छोटे कणनुमा संरचना होता है वो राइबोसोम होता है। और राइबोसोम किस प्रकार का होता है, 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक 80S प्रकार का और एक 70S प्रकार का। तो 70S प्रकार का इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ठीक है, तो ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया का संरचना। ठीक है, अब इनके कार्य के बारे में जान लिया जाए, फंक्शन के बारे में जान लिया जाए। देखेंगे कार्य के बारे में जान लिया जाए। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। इसीलिए इसे हम कोशिका का क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं या ऊर्जा गृह कहते हैं। ठीक है, इसमें ऊर्जा का निर्माण किस प्रकार होता है, देखेंगे कि जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ये सभी भोज्य पदार्थ जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है तो उसका विघटन किया जाता है, तोड़ा जाता है और तोड़कर ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। जैसे अगर ग्लूकोज है, ग्लूकोज देखेंगे C6H12O6 है। ठीक है, यह ऑक्सीजन के उपस्थिति में इसका विघटन किया जाता है, ग्लाइकोलिसिस की जाती है। जो भी भोज्य पदार्थ होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण क्रिया होती है। ठीक है, और ऑक्सीकरण क्रिया होने के उपरांत ऊर्जा का निर्माण होता है। जैसे ये ग्लूकोज है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसैकेराइड है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको तोड़ा जाता है तो क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O प्लस ATP, ऊर्जा बनेगा। ठीक है, ATP का निर्माण होता है और यही ATP कोशिका के अंदर संचित करके रखा जाता है। ATP जो है इसमें ऊर्जा संचित होता है और जब हम कोई कार्य करते हैं तो यही ATP जो होता है टूटता है और हमारे कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। जब कोशिकाओं को ऊर्जा प्राप्त होता है तो धीरे धीरे अंग से पूरे बॉडी को ऊर्जा मिलती है, जिससे हम किसी कार्य को करते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, सभी क्रियाओं को करने में क्या
खपत होता है, ऊर्जा का खपत होता है। और यह ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? एटीपी से ही मिलती है। एटीपी क्या होता है देखेंगे। एटीपी जो होता है जब ये टूटता है तो एडीपी में टूट जाता है, और एक फास्फेट जो होता है एटीपी से टूटकर जब अलग होता है तो उससे ऊर्जा निर्मित होती है, ऊर्जा निकलती है, और वही ऊर्जा हम लोग अपने कार्यों को संपादित करने में उपयोग करते हैं। ये बनता है एडीपी। एटीपी का पूरा नाम जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, और एडीपी का पूरा नाम जो है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है। ठीक है, तो इस प्रकार एटीपी जब टूटेगा तो ऊर्जा का निर्माण होगा। क्योंकि ऊर्जा का निर्माण माइटोकांड्रिया में हो रहा है, इसीलिए माइटोकांड्रिया को हम क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। और एटीपी को कोशिका का एनर्जी करेंसी कहते हैं, या ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। एटीपी को क्या कहते हैं? ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। एटीपी को कोशिका का क्या कहते हैं? ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। तो इस प्रकार ये याद रखिएगा कि ये महत्वपूर्ण टर्म है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकांड्रिया को कहते हैं। यह कोशिकाएं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे संबंधित कहीं कहीं अगर कंपटीशन की भी परीक्षा दी जाती है तो कहीं न कहीं मिल ही जाता है इससे संबंधित जो भी है क्वेश्चन। ठीक है, और आप लोगों के भी सब्जेक्ट से है तो महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। एक ही कोशिका के बारे में जानेंगे, कल फिर अगले कोशिका के बारे में जानेंगे।